हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हमारा पहला क्लास है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आज यूनिट 1 से शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में मैं सिलेबस के बारे में ऑलरेडी तुम्हें समझा चुका हूं, किस तरीके से हम पढ़ाई करने वाले हैं वो भी मैं तुम्हें बता चुका हूं। एवरी वीक 10 वीडियोस दिए जाएंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और इनकम टैक्स दोनों सब्जेक्ट का मिलाकर, मतलब ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट का 5 वीडियो तुम्हें मिलेगा एवरी वीक। और हम 3.5 महीने में, मतलब मार्च, अप्रैल, मई और जून, मार्च 15 को ऑलमोस्ट मार्च 15 के आसपास हमारा सिलेबस शुरू हुआ है, सब्जेक्ट शुरू हुआ है। तो मार्च का 15 दिन, अप्रैल, मई और जून एंडिंग तक हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो एनईपी ओडिशा सेकेंड सेमेस्टर, ओडिशा का सेकेंड सेमेस्टर में जो हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है, जो हमारा इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी फिलहाल बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का क्लास चल रहा है। तो पहला यूनिट नंबर 1, जिसमें हम बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज के बारे में पढ़ेंगे, मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, क्वार्टाइल्स क्या होता है, डेसाइल्स क्या होता है। ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी सिलेबस डिस्कशन में बताया था। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा ये है, मैं तुम्हें कुछ चीजें पहले समझाना चाहता हूं, फिर हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे। बुक्स, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है और बार बार हमारे पास मैसेज आ रहा है, सर कौन सा बुक खरीदें, सर कौन सा बुक खरीदें। सोच समझ कर, मैं तुम्हें ये नहीं बोलता कि तुम इस ऑथर का मत खरीदो, उस ऑथर का मत खरीदो, खरीदो वही जो पढ़ पाओ। मेरा बोलना यह है, वही बुक्स को खरीद कर लाओ जिसको तुम पढ़ पाओगे, जो तुम्हारे लिए पॉसिबल है पढ़ना। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो मार्केट में बुक्स मिल रहा है वो 600 पेज, 700 पेज, 800 पेज का बुक है। अननेसेसरी जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, या मैं बोलूं जहां से क्वेश्चन जनरली नहीं आता है, वो सारे टॉपिक्स को भर भर कर बुक को 600, 700, 800 पेज का बना दिया गया है और पर बुक कॉस्टिंग 500 तक चला जाता है। इससे बेटर ये है कि हम तुम्हें पूरा नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं बेस्ट क्वालिटी में, समराइज्ड वे में, मतलब उस लेवल का कि तुम पढ़ पाओ जिसको। हर यूनिट का प्रॉपर थ्योरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर कुछ मैं तुम्हें देने वाला हूं और इस तरीके से देने वाला हूं कि तुम बीकॉम एग्जाम्स के लिए आराम से प्रिपेयर कर पाओ। बाकी ऑथर्स जो भी हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, बुक्स कुछ इस तरीके से बनाए हैं कि आदमी अगर उसको पढ़ ले, पॉसिबल तो नहीं है बीकॉम लेवल में उसको पढ़ना, लेकिन फिर भी अगर तुम लग पढ़ के पढ़ लेते हो तो उससे तुम्हें और जीवन भर स्टैटिस्टिक्स पढ़ना नहीं पड़ेगा। इतना कुछ दे दिया है, मतलब क्वेश्चन तो छोड़ो, वहां से मतलब यूपीएससी वगैरह में भी वहां से क्वेश्चन नहीं आ सकता, इतना सारा टॉपिक्स उसमें दिया गया है। तो अननेसेसरी तुम्हारा टाइम वेस्ट है, तुम्हारा एफिशिएंसी, तुम्हारा एनर्जी वेस्ट हो रहा है। इसको हम ध्यान में रखते हुए हम हमारा बुक्स को डिजाइन कर रहे हैं, हमारे नोट्स को डिजाइन कर रहे हैं। मैं जो क्लास में पढ़ाऊंगा तुम्हें, ये समराइज्ड नोट्स है। मैं ये समराइज्ड कॉन्सेप्ट को ऐप पर अपलोड करूंगा। वीडियोस तो यूट्यूब पर भी होंगे, ऐप पर भी होंगे, लेकिन ये जो नोट्स है, जैसे मैं तुम्हें दिखाऊं, फर्स्ट टॉपिक डेफिनेशन का मैंने तुम्हें 4 लाइन दिया हुआ है। बुक में यही डेफिनेशन तुम्हें आधा पेज लिखा हुआ है। क्या आधा पेज पढ़ के जाना पॉसिबल है? अगर तुम में उतना कैपेसिटी है कि तुम एक सब्जेक्ट का 700-800 पेज का बुक पढ़ सकते हो, तब तो तुम उन्हीं बुक से पढ़ो, तुम्हें बाकी दुनिया में किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन 99% ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो 600, 700, 800 पेज का बुक को पढ़ें। और एक सेमेस्टर का अगर सारा बुक खरीदने जाओगे तुम, तो मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल है उसका कॉस्ट 2000 के आसपास पहुंच जाता है एक सेमेस्टर का। हम पूरा ऑल सब्जेक्ट्स मोबाइल एप्लीकेशन पर तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, एकदम ही नॉमिनल रेट पर, एकदम ही नॉमिनल प्राइस पर, जिसमें तुम्हें पूरा नोट्स मिलेगा, पूरा समराइज नोट्स मिलेगा। ये समराइज नोट्स है, इसका एक डिटेल नोट्स का भी पीडीएफ आएगा। ठीक है, वो अभी बन रहा है, वो अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा डेवलप होने में, तो वो मैं ऐप पर अपलोड करूंगा। समराइज नोट्स एग्जाम के पहले रिवाइज करने के लिए होता है। एग्जाम के टाइम 2 दिन का टाइम होता है, उस टाइम पर तुम्हें समझ में नहीं आता क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो। और आधा से ज्यादा बीकॉम के बच्चे तो एग्जाम के पहले दिन शाम को 6-7 बजे उन्हें पता, वो देखते हैं कल कौन सा एग्जाम है और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू करते हैं और एक यूनिट भी पढ़ नहीं पाते हैं। तो अगर तुम एग्जाम के पहले दिन भी शाम को 7 बजे प्रिपरेशन अगर कर रहे हो, उम्मीद है कि तुम वीडियो क्लासेस एक बार कर लियो,
पढ़ाई अगर उस टाइम पर शुरू कर रहे हो तो समराइज नोट्स को अगर एक बार पूरा गो थ्रू करोगे तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि पास क्या बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। अगर तुम अच्छे तरीके से हमारे दिए गए कंटेंट को पढ़ते हो, मैं 100% तो नहीं बोलूंगा लेकिन 95% क्वेश्चन, 95 भी नहीं 98% क्वेश्चन हमारे दिए गए टॉपिक्स में से ही आएगा। कुछ 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है जो इधर उधर से आ जाए, अगर तुम्हें वो 1-2 मार्क्स भी चाहिए तो फिर तुम 700-800 पेज का बुक पढ़ सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें 98 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आना है तो फिर मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो, सिर्फ उतना पढ़ो, और 98 मार्क्स का पेपर मैं तुम्हें गारंटी एग्जाम के बाद दिखा दूंगा कि मेरे पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट से 95 से 98, 95 भी नहीं 98 मार्क का क्वेश्चन 100% तुम्हारे पेपर में होगा मेरे पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो उतना भरोसा रखकर पढ़ना है। ऑलरेडी बाकी जो एनईपी से पहले जितना भी सिलेबस हम पढ़ाए, जीएसटी हो या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, बहुत सारा सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ाया है, वो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे हैं। रिव्यूज तुम देख सकते हो यूट्यूब में जाकर, कमेंट बॉक्स पर तुम हमारा रिव्यूज भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इतना तक मैं तुम्हें बोलूंगा कि रिव्यू ले लो आराम से, फिर भरोसा करो। हमारे बातों पर डायरेक्ट भरोसा मत करो, जाकर रिव्यूज देख लो अच्छे तरीके से और उसके बाद हमारे ऊपर भरोसा करना। और आओ हम शुरू करते हैं हमारा यूनिट नंबर 1 का सबसे पहला कॉन्सेप्ट, एवरेज, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम आज एवरेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सर कॉपी बनाना है, यस कॉपी बनाना है। इनकम टैक्स के लिए कॉपी बनाना है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के लिए कॉपी बनाना है। थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट में दोनों कवर करवाऊंगा। कॉपी में सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट तो सारा क्वेश्चन, सारा जो नोट्स वगैरह वो तो ऐप में तुम्हें मिल ही जाएगा। तो कॉपी में सिर्फ जो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा क्लास में वो तुम्हें नोट डाउन करना है, एग्जाम में सिर्फ वही करके जाना है। उसी वो सेम क्वेश्चंस तुम देखना एग्जाम में तुम्हारे पेपर में छपा हुआ मिलेगा। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा यूनिट नंबर 1 का पार्ट है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? देखो, द वर्ड मेजर्स मींस मेथड एंड द वर्ड सेंट्रल टेंडेंसी मींस एवरेज। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एवरेज। स्टैटिस्टिक्स में हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं। एवरेज का मतलब, एवरेज बहुत वैरायटी का होता है, जैसे हम आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे कि एवरेज में अरिथमेटिक मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है, ऐसे बहुत सारे एवरेजेस होते हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में हमें 3 प्रकार का दिया गया है। एक तो मीन से रिलेटेड दिया हुआ है, अरिथमेटिक मीन, दूसरा मीडियन दिया हुआ है, तीसरा हमें मोड दिया हुआ है। ठीक है, देखो, द वर्ड सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स एवरेज वैल्यू ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल सीरीज। Thus, the combined term measure of central tendency means to find out average। हम क्या करने वाले हैं इसमें? हम एवरेज निकालने वाले हैं। बचपन में किए हो एवरेज, है ना, बचपन में किए होगे एवरेज। अभी तो तुम बीकॉम की क्लास में आ गए हो। ठीक है, मैं अगर बोलूं तुम मैथ्स में 90 लाए हो और इको में 50 लाए हो, व्हाट इज योर एवरेज मार्क? तो तुम क्या करोगे? सर हम क्या करेंगे, 90 + 50 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना हो गया? 70। और एवरेज मार्क पर सब्जेक्ट इज 70। ये बचपन में भी किए हो। कुछ इसी तरीके का काम हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में करने वाले हैं। जितना आसान दिखाई दे रहा है उतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो सब कुछ मैं तुम्हें करवाने वाला हूं। ठीक है, दस द कंबाइंड टर्म मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मींस मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट the central value or average value of a statistical series or any series of quantitative information। कोई भी सीरीज जिसमें कोई भी न्यूमेरिकल डेटा दिया गया है, उस डेटा का तुम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है बात? चलें आगे। यस, अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम एवरेज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहला बात यह है, समझ लो, थ्योरी जितना इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल भी उतना इंपॉर्टेंट है, या मैं बोलूंगा प्रैक्टिकल जितना इंपॉर्टेंट है थ्योरी भी उतना इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में, बहुत सारे बच्चे थ्योरेटिकल पार्ट को छोड़ देते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल करके चले जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऑन एन एवरेज अगर 40 to 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है
तो 30 to 40 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। तो हमें दोनों कवर करके चलना है, क्योंकि हमें तो 98 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मेरे क्लास के जितने भी बच्चे हैं सब 98 मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे। तो 98 मार्क्स का अटेम्प्ट करने के लिए थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिकल भी पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं थ्योरेटिकल पार्ट में, हम दोनों मिक्स करके पढ़ेंगे, थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स करके हम पूरे यूनिट को कवर करेंगे। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल एवरेज, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभार आ जाता है। ठीक है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभार आ जाता है। मैं जो समराइज नोट्स में दूंगा उसको पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है। अपना दिमाग मत लगाना कि सर इसको बोले थे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो चलो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। समराइज नोट्स में मतलब क्लास वाले नोट्स में स्क्रीन में जो जो खुला हुआ होगा वो सब कुछ पढ़ना है, एकदम पढ़ना है। ठीक है, मतलब मैं यहां पर वही टॉपिक्स देने वाला हूं जो मुझे लगता है कि 99% एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहां पर सब कुछ दूंगा। तो जो स्क्रीन में खुला होगा वो सब कुछ पढ़ के जाना है, कोई भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है, कोई भी टॉपिक को यहां से स्किप नहीं करना है। बुक में कोई टॉपिक दिया हुआ है, स्किप करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन जो इस स्क्रीन पर खुला हुआ है, ये पीडीएफ भी मैं ऐप में अपलोड कर दूंगा, ये जो स्क्रीन में है ना इसको भी मैं ऐप में अपलोड कर दूंगा समराइज नोट्स के नाम से, इसको पूरा पढ़ना है। ठीक है, इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं चलेगा। ठीक है, आ जाओ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल एवरेज, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड का मतलब सर, आओ पढ़ते हैं रिजिडली डिफाइंड क्या होता है। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्स एन एवरेज शुड हैव अ डेफिनाइट मीनिंग। हर एक एवरेज का अपना खुद का एक मीनिंग होना चाहिए। डेफिनाइट मतलब फिक्स मीनिंग होना चाहिए, डेफिनेट मीनिंग, एंड दैट इट शुड लीव नो रूम फॉर एम्बिगिटी। एम्बिगिटी का मतलब कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन। एवरेज को देखकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। एम्बिगिटी और मिसअंडरस्टैंडिंग, जो कि कंफ्यूजन जैसा ही वर्ड है। फॉर दिस पर्पस इट शुड हैव अ एल्जेब्रिक फॉर्मूला फॉर इट्स कंप्यूटेशन। एल्जेब्रिक फॉर्मूला मतलब हर एक एवरेज निकालने का अपना एक फॉर्मूला होता है। सर कौन सा फॉर्मूला? आने वाले क्लासेस में जब हम मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे तो मैं सारा फॉर्मूला तुम्हें लिखवाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट में, इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है, जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, वो बहुत ज्यादा अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो नॉर्मल पर्सन जो उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है वो उसे नहीं समझ पाएगा। अगर वो उसे नहीं समझ पाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान होना चाहिए। द कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्स दैट मीनिंग एंड नेचर ऑफ एन एवरेज शुड बी सच दैट मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, मतलब कॉमन मैन, जो आम आदमी है, मतलब जिसको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिसको उतना किताबी नॉलेज नहीं है, वो भी उसे समझ पाए। ठीक है, अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस कैन इजीली अंडरस्टैंड इट, उसको वो आसानी से समझ पाए। ठीक है, 2 पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 3, इट शुड बी सिंपल टू कैलकुलेट। कैलकुलेशन भी उसका आसान होना चाहिए। हाँ, अगर बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा तो कोई उसे यूज ही नहीं करेगा। सोच कर देखो, एक एवरेज निकालने के लिए अगर 100 पेज लग रहा है, 100 पेज का पूरा कैलकुलेशन करके कंप्यूटर लगा के, कैलकुलेटर लगा के पूरा बड़ा सा फॉर्मूला बन गया है और 100 पेज लग रहा है, 10 घंटा लग रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए, क्या वो पॉसिबल है किसी के द्वारा यूज करना? या कोई उसे चाहेगा यूज करना? नहीं चाहेगा। इस वजह से सिंपल टू कैलकुलेट होना चाहिए। जैसे हम अभी पढ़े, 90 मार्क्स लाए और एक सब्जेक्ट में 50 लाए, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर दिए, 70 हो गया। 1 सेकेंड में एवरेज निकल गया, एकदम आसान तरीके से। तो एवरेज कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि वो सिंपल टू कैलकुलेट हो। ठीक है, तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट शुड बी सिंपल टू कैलकुलेट। द कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्स दैट the producers involved in the calculation of average should be very simple, the procedures very simple, ये बहुत सिंपल होना चाहिए, and free from mathematical intricacies। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर समझ में आएगा तुम्हें। ऑल द ऑब्जर्वेशन का मतलब, हाँ सभी को तो लेना पड़ेगा। देखो मान लो 5 बच्चे हैं क्लास में, एक बच्चा 10 लाया, एक बच्चा 20 लाया,
एक बच्चा 30 लाया, एक बच्चा 40 लाया, एक बच्चा 50 लाया। मुझे एवरेज निकालने बोला गया, मैं सबको टोटल करके डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 5 कर दिया। तो कितना आ गया आंसर, 30 आ गया। तो मैं यहां पर हर बच्चे का मार्क्स को कंसिडर किया, चाहे वो 10 लाया हो, चाहे वो 50 लाया, चाहे 20 लाया, चाहे 30 लाया, चाहे 40 लाया, मैं सभी को कंसिडर किया हूं। अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं तो ये 10 वाला को मैं सोचा ये तो एबनॉर्मल है, एक काम करते हैं 10 वाले को हटा देते हैं, ये तो एब्सेंट रहता है क्लास में, पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, इस वजह से हमारा एवरेज खराब हो रहा है, इसको हटा दो। अब एवरेज क्या होगा, बदल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है ये सही तरीका है, किसी एक को हटा देना, किसी को कंसिडर नहीं करना? तो क्या ये सही तरीका है? नहीं। तो इस वजह से हम जब भी कोई सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करेंगे, ध्यान में रखेंगे कि सारे ऑब्जर्वेशंस को हम कंसिडर कर रहे हैं, चाहे वो 10 लाया हो, 20 लाया, 50 लाया, कोई भी मार्क्स लाया, हम उसका एवरेज निकालने टाइम उसको भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, चलो। This characteristic requires that average should be calculated after taking into account all the items of the series. This is because an average is supposed to represent all the value of a series. Clear है? Point number 5. It should be capable of making relative study. Average should be capable of making relative study. What is relative study? This characteristic requires that an average should be such that its calculation, it should take into account the relative changes in a phenomena that is price level. इसका मैं एग्जाम्पल भी तुम्हें करवाऊंगा। ठीक है, आगे जाकर जब तुम कैलकुलेशन करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है। रिलेटिव स्टडी का, रिलेटिव का मतलब कहां से कहां चेंज हुआ। अच्छा, 100 में अगर हम 10% ऐड करें कितना होगा, कितना से चेंज हुआ, 10 से चेंज हुआ, 100 का 110 हुआ। 10 रुपए में अगर हम 10% चेंज करें कितना से चेंज हुआ, सिर्फ 1 रुपए से। परसेंटेज चेंज सेम है, देखो दोनों जगह 10% से चेंज हो रहा है, लेकिन यहां पर 10 से चेंज हो रहा है, यहां पर 1 से चेंज हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है जहां पर हम देखेंगे इट शुड बी केपेबल ऑफ मेकिंग रिलेटिव स्टडी, हम रिलेटिव स्टडी भी कर पाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7, दो आखिरी पॉइंट्स आज के लिए। ठीक है, इट शुड बी केपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिकल ट्रीटमेंट, हम इसको आगे फर्दर और मतलब एवरेज निकालने के बाद अब क्या करें, एवरेज का क्या करें, हम एवरेज को और आगे रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सब हम कैलकुलेट कर पाना चाहिए। ठीक है, तो एवरेज को हम फर्दर स्टडी में और यूज कर पाना चाहिए। द कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्स देन एन एवरेज शुड बी सच दैट इट एनेबल्स एन एनालिस्ट टू मेक मोर एंड मोर मैथमेटिकल एनालिसिस, एवरेज को यूज करके और कुछ कैलकुलेट किए। इसको मतलब बहुत बार क्या होता है ना, एवरेज निकाल दिए बात खत्म, और इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। कुछ एवरेज ऐसे होते हैं कि हम उस एवरेज को यूज करके और फर्दर स्टडी करते हैं, तो हम उसको फर्दर स्टडी कर पाना चाहिए। मोर एंड मोर मैथमेटिकल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, फॉर दिस द एवरेज शुड बी वेल बिल्ट मैथमेटिकल मॉडल। इस वजह से इसका फॉर्मूला परफेक्टली होना चाहिए, अगर फॉर्मूला परफेक्ट नहीं है तो फिर वो फर्दर स्टडी में यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, और आखिरी पॉइंट हमारा आज के लिए, it should not be greatly affected by values of extreme item of the series. What is extreme item of the series? आओ पढ़ते। ठीक है, क्लासरूम में 5 बच्चे थे, एक बच्चा 100 लाया, एक बच्चा 99 लाया, एक बच्चा 98 लाया, एक बच्चा 97 लाया, और एक बच्चा था नालायक, 1 मार्क लाया। तो अगर मैं एवरेज निकालूं, ठीक है, अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो कितना आएगा, ये तो 100 हो गया और ये 400, 395, 395 ही हो रहा होगा। एक यहाँ कम है, 2 यहाँ 3 कम हो गया, और 3 6 कम हो गया, एक ऐड हो गया, तो 400 में 5 कम, 395 कितना आएगा, ये 779 का एवरेज है। अच्छा, अगर मैं इसको, ये एक एक्सट्रीम बच्चा है, ठीक है, एकदम ही नालायक एक्सट्रीम बच्चा है। अच्छा, अगर मैं इसको हटा दूं अब कितना एवरेज आएगा, एक मार्क यहाँ कम हुआ, 3
6 मार्क कम हो गया, तो ये आ गया 394 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 32, 36, 9 और 34 मतलब 8, 98.5। देखो कितना डिफरेंस है, सिर्फ एक बच्चे के लिए कितना डिफरेंस आ रहा है, 79 से 98.5। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। ये एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है, ये एक एक्सेप्शनल पर्सन है। हर कोई 100, 99, 98 ऐसा ला रहा था, लेकिन एक बच्चा था जो 1 मार्क लेकर आया। ये एक एक्सट्रीम बच्चा है, इस वजह से हमारा एवरेज खराब हो रहा है। अगर अच्छा, इसका कंक्लूजन क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ऑन एन एवरेज बच्चे 79 मार्क्स लाते हैं। क्या ये सच है? नहीं, सच्चाई ये है कि ऑन एन एवरेज बच्चे 98.5 मार्क्स लाते हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो 1 मार्क लेकर आया। बात समझ रहे हो? तो करेक्ट पिक्चर कौन सा है ये, तो हम ध्यान रखेंगे, हम जो भी एवरेज निकाल रहे हैं उसमें जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है, अगर कुछ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है तो उसके वजह से हमारा कंक्लूजन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्स दैट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एन एवरेज शुड बी सच दैट द वैल्यू नॉट ग्रेटली अफेक्ट द वैल्यूज ऑफ 1 or 2 वेरी ग्रेट और स्मॉल वैल्यूज ऑफ द सीरीज। इफ फ्यू एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ द सीरीज आर एबल, अगर कुछ वैल्यू के वजह से हमारा फाइनल आंसर इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, वेरी मच influence very much, then the value of the average, then such average will not be the true representative of the series। उस केस में वो एवरेज हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। बात समझ गए? एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस की वजह से अगर हमारा वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज हो जा रहा है तो उस केस में हमें एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस को हटाना पड़ेगा, अदरवाइज हम ऑल ऑब्जर्वेशंस को लेकर चलेंगे। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारा पहला क्लास आज का, बहुत छोटा सा क्लास में रखा, एक ही टॉपिक बेसिकली पढ़ाया हूं। नेक्स्ट क्लास से हम डायरेक्टली पढ़ाई शुरू करेंगे और डायरेक्टली पढ़ाई खत्म करेंगे, ना कोई एक्स्ट्रा बातचीत ना कुछ। क्लियर है बात? चलो बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।